अभी अपने सामने उदाहरण है कि पूरी दुनिया कितनी फास्ट चेंज हो रही है। एक जमाना था कि हम घंटों ट्रैवल करके कहीं जाके फिर भाषण देते थे, अपना समय ये करते थे। अब तो सीधा ऑनलाइन बातें हो रही है और उसके बैड इफेक्ट भी आपने देख लिए। बैड इफेक्ट भी क्या होते, पर ये सबका सामना हमको करना है। ये तो शुरुआत है। अब यहां से आगे का वर्ल्ड पूरा डिजिटल वर्ल्ड रहने वाला है। पूरा हाईली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा सब तरफ हर फील्ड में रहने वाला है। और वो चुनौतियां जो अपने सामने खड़ी रहने वाली है, वो इतनी जबरदस्त चुनौतियां है कि ये आप समझिए कि पुराने रोल मॉडल्स जो थे अपने बिजनेस के, वो सब चेंज होने वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर एक फील्ड में इतना उपयोग होने वाला है। और एक जो काम इंसान कर रहा है वो कंप्यूटर करने लग जाएगा। और जैसे ही ये इसका प्रसार बढ़ जाएगा तो इसका इफेक्ट ऐसा होने वाला है, बहुत से लोगों की नौकरियां जाने वाली है। और नौकरियों को फ्यूचर ज्यादा रहने वाला नहीं। मेरे हिसाब से अभी जितनी भी नौकरियां अवेलेबल है, आते 10 साल में 50% लोगों की नौकरियां जाने वाली है। तो बचता क्या है फ्यूचर? बचता व्यापार, ये एक ही फ्यूचर बचता है। सर्वश्रेष्ठ क्या चीज है तो व्यापार है। और कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी व्यापार के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। और हम लोगों को इसके लिए मान सम्मान पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि दुनिया में जो आगे घटने वाला है वो हम लोग पहले ही समझ लेते हैं और उसी तरह अपने परिवार को, अपने बिजनेस को उसमें मोल्ड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भाषण को मैं देते वक्त, या ये जो मेरे 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, इसमें मैं, मेरा सब्जेक्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल प्रेजेंटली फॉर यूथ, ये है कि भाई जो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो वो बात करने के पहले मैं ये थोड़ा बैकग्राउंड कि किस फील्ड में बदलाव आने वाला है और फिर कैसे अपना बिजनेस कौन से डायरेक्शन में जाके वहां अपने को पैसे कमाने में ज्यादा मालूम नहीं, आवाज नहीं आएगी। अभी आप अगर समझेंगे तो जनरली जो व्यापार करते थे वो आजकल हम मंडियों में करते थे। कस्टमर वहां कस्टमर को माल भेजते थे। पर ये ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अमेजॉन, डीमार्ट, अलीबाबा, ये बड़े बड़े प्लेयर उसके अंदर ज्वाइन हो गए। और ये बड़े प्लेयर के वजह से छोटे लोगों को इसमें बहुत, तो कस्टमर क्या देख रहा है अभी, सुख मेरे को बाजार में जाने का नहीं है, मेरे को गर्दी में जाने का नहीं है, मैं सब चीज ऑनलाइन मंगाऊंगा। तो आप कुछ भी कर लो, तो आपको आपके व्यापार को इस स्टाइल में लेके जाना है ताकि आप इनके सामने टिक पाएंगे या नहीं, ये आपको पहले सोचना है। और नहीं है तो फिर अपने बिजनेस को बदलना है, क्योंकि आप ये बड़े लोगों को बदल नहीं सकते, आप में वो ताकत नहीं है। और अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपके परिवार में जो शिक्षित लड़का है उसने कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेना चाहिए और उसको आपको साथ में लेके आपके बिजनेस में आपको डिजिटल का एंट्री करना पड़ेगा। यानी ये बिजनेस ऑनलाइन कैसा कन्वर्ट करते आएगा ये देखना पड़ेगा। अगर वो आपको ऑनलाइन कंपटीशन दे रहे तो आपको भी उनको ऑनलाइन कंपटीशन देना पड़ेगा जाके। और उसके साथ में आप जो भी माल बेचेंगे उसके साथ में आपको उनको सर्विसेज देनी पड़ेगी ताकि कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो। आपको बहुत सी चीजें, जो डेटा अवेलेबल है कस्टमर का, जो इंटरनेट का यूज करके डेटा अवेलेबल है उसका यूज करना पड़ेगा। और वो अगर आप करेंगे तो शायद आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। जनरली अपने में से बहुत से लोग छोटी छोटी, मैं काफी अभी इंडिया में भी घुमा हूं, मैंने अपने परिवार का देखा है, बहुत से लोग अपनी
छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं। और छोटी दुकानें में मैंने देखा है मोस्टली इट इज अ ग्रोसरी शॉप, या तो फिर रेडीमेड का दुकान है, या तो छोटा स्टेशनरी कटलरी का दुकान है। उन लोगों को काफी दिक्कतें आगे आने वाले समय में होने वाली है। और ये भी है कि जो अभी आप देखेंगे ज्वेलरी पे गवर्नमेंट ने बोला है 2 लाख के ऊपर जो भी ज्वेलरी लेगा उसको पैन कार्ड देना है। फिर ज्वेलरी भी अगर आप सोचते हैं, अभी वो टेम्पररी वापस भी ले लिया है, पर गवर्नमेंट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ जा रहा है। वो ये देख रहा है कि आप किससे बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, कितना बिजनेस आप कैश में कर रहे हैं, आप कितना पैसा कैश में बैंक में से उठा रहे हो, आप कहाँ वो पैसा डाल रहे हो, कहाँ आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हम लोगों को भी नए नए बिजनेस सोचने पड़ेंगे। जितना फास्ट गवर्नमेंट चेंज हो रहा है उससे डबल फास्ट हमको अपने आप को चेंज करना है। और ये सोचना है, ये चेंज करते वक्त आपको ये देखना है कि अभी मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं ज्वेलरी अभी ऑनलाइन ज्वेलरी कैसे बेचूं। मैं ये सोच रहा हूं कि भाई अभी शादी ब्याह में 50 लोग या 100 लोग आते हैं, अभी ये ट्रेंड हो जाएगा कुछ दिन से, क्योंकि लोगों को भी अभी पहले भी ज्यादा शादी में खर्चा नहीं करना चाह रहे थे लोग, पर समाज के डर से लोग शादियों में खर्चा कर रहे थे। अब लोगों को ये मालूम पड़ गया कि भाई हम कोरोना का बहाना लेके इसको कटछाट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब शादियों पे खर्चा कम होगा। तो उसके रिलेटेड भी अगर आपका कोई बिजनेस है तो डेफिनेटली वो अफेक्ट होने वाला है। तो आपका बिजनेस अफेक्ट होने के पहले आप ये सोचो कि हम इसको बिजनेस को कैसे चेंज करें। अभी जो पेट्रोल पंप है, डीजल है, ये सब चल रहे थे क्योंकि ये पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियां, अब इलेक्ट्रिकल कार इतनी फास्ट आने वाली है कि शायद पेट्रोल पंप का बिजनेस ज्यादा नहीं चलेगा, 2-5 साल का खेल है। तो आज नहीं इन्वेस्टमेंट पेट्रोल पंप के बिजनेस में नहीं करना है। हाँ, पर उसके बारे में आप ये सोच सकते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक कार का चार्जिंग स्टेशन कैसे कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक कार के लिए क्या मैं ये खोल सकता हूँ, ताकि मैं दुनिया सोचने के पहले वो बिजनेस में उतर जाऊं। तो आपको ये चीज भी सोचना है। और आपको आज की डेट में ये पक्का सोचना है कि आपके पास जो भी मालमत्ता है, आपके पास कैश है तो उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करो, बैच चालू करो। आपके पास प्लॉट है तो उसको उसका इस्तेमाल करो और उसके ऊपर इनकम चालू करो। वो प्लॉट के ऊपर आप नहीं कुछ तो पत्रिका शेड करके गोडाउन भाड़े से दो, पर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट डेड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपको हरदम इनकम मिलना चाहिए। और मैं तो हरदम ये बोलता हूं कि हर एक कटारिया भाई ने ये सोचना है कि हमें एक एग्रीकल्चर लैंड पक्का लेना है। जितना भी कुछ भी रहेगा, भारत में सिर्फ दुनिया के पूरे यूनिवर्स के सिर्फ 2% जमीन भारत के पास है। और भारत की आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से 100% प्लॉट का रेट, जमीन का रेट ये बढ़ने वाला ही है। आपने देखा इतना कोरोना महामारी हुआ, पर सिलेक्टेड एरिया छोड़ा तो बाकी सब तरफ प्रॉपर्टी के यानी लैंड के रेट कम नहीं हुए। फ्लैट के रेट कम हो सकते, पर आप जरूर ये जरूर सोचना कि कम से कम 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ जमीन हर एक आदमी लेने का सोचना। उसमें मैं आगे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं वो तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा। इसमें हमें और एक सोचना पड़ेगा, आज तक जो बिजनेस कर रहे थे हम वो क्लोज अंडर द बोल सकते सीक्रेट्स में बिजनेस चलता था। हर एक फैमिली का अपना बिजनेस होता था, उसके अपने सीक्रेट्स होते थे, वो सीक्रेट से काम कर रहा था। भाई वो कहां से माल ला रहा है, कहां बेच रहा है, किसको बेच रहा है, जनरली वो किसी से शेयर नहीं कर रहा था। आपका जमाना ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, कोई चीज सीक्रेट रही नहीं, हर एक चीज अलीबाबा पे अवेलेबल है, हर एक चीज अमेजोन पे अवेलेबल है, हर एक सप्लायर अवेलेबल है। तो ये सिचुएशन में आपको ये देखना है कि हम बिजनेस जो करें वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करके करें, अपना ग्रुप बनाए, अपना ग्रुप बना के सिंगल अपॉर्चुनिटी ट्रांजैक्शन जैसा खेल खेले। अभी सिंगल अपॉर्चुनिटी ट्रांजैक्शन क्या है? सिंगल अपॉर्चुनिटी ट्रांजैक्शन ऐसा है कि सपोज मैं एल्यूमिनियम के बिजनेस में,
तो मैं एल्यूमिनियम के बिजनेस में हूं, तो मुझे मालूम है, मैं मेरा एक स्टडी करके चल रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि आते 15 दिन में एल्यूमिनियम के भाव बढ़ने वाले हैं। तो मैं वो एक अपॉर्चुनिटी पकड़ के वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन करके मैं मेरे लिए भी पैसे कमाऊं, मेरे भाइयों के लिए भी पैसे कमाऊं। ये आइडिया मुझे क्यों आया? क्योंकि मैंने एक अपने प्रवीण जी कटारिया है अहमदाबाद के, उनके साथ डिस्कस कर रहा था। वो बोले यार रवि जी, अपन एक्सपोर्ट करते हैं एल्यूमिनियम का, मौला पक्का करते, चलो। उन्होंने एक 2 मिनट के अंदर 100 टन का हमने एक्सपोर्ट कर दिया और 100 टन के इसमें हमने पैसे कमा लिए दोनों ने। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम यूथ भी देखिए, प्लेटफॉर्म पे बार बार हम रोज मिल नहीं सकते, पर ग्रुप बना के हम डेफिनेटली रह सकते हैं। और ग्रुप बना के जब हम रहेंगे और ग्रुप में हम एक दूसरे के साथ पैसे कैसे कमाए जाए इसकी अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, और वो ग्रुप अगर हम बनाते वक्त ये देखें कि उसके अंदर कोई इंटेलिजेंट आदमी भी साथ में रहे, तो आपका एक्सपीरियंस, आपका वो फील्ड का एक्सपीरियंस, उसका ये पकड़ के आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो। तो ये एंगल से भी आपको सोचना है। देखो, मैं चाइना गया था, चाइना में अगर मेरे को किसी का मशीन पसंद नहीं आया तो वो मशीन वाला मेरे को दूसरे मशीन वाले के पास लेके जाता था, साहब मेरा नहीं आया, इसका तो देखो। यानी वहां ये नहीं सोचा था वो, भाई मेरा नहीं ले रहा, मेरे को क्या करना है, जाएगा वापस इंडिया। वो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते। हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करने के दिन आ गए। अब इंडिविजुअल रह के आप जिंदगी इतनी आसानी से जी नहीं सकते, और इतनी अनसर्टनिटी है, इतनी वैश्विक अनसर्टनिटी है, इतनी कॉम्प्लिकेशन, अभी आर्थिक कॉम्प्लिकेशन हो गए। हर एक चीज को, हर एक बिजनेस में आप अप्लाई करेंगे, जब तक आप अप्लाई करेंगे जब तक तो उसके डिसीजन चेंज हो गए रहेंगे, यानी उसका पूरा अरिथमेटिक पूरा चेंज हो गया रहेगा। तो आप ये मत करिए। आप अगर ग्रुप में काम करेंगे तो आपको सपोर्ट रहेगा, आप अकेले पड़ेंगे नहीं। आपके ऊपर विपत्ति आएंगी तो आप डरेंगे नहीं। मैं आपको लिख के देता हूं, हर एक आदमी जो अकेला होता है, जैसी विपत्ति आती है वो डिप्रेशन में जाता है, उसको मार्ग नहीं सूझता है। पर अगर वो ग्रुप में है तो उसको डर नहीं रखता है, वो आराम से वो पार करके निकल जाता है। इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि हम सब कटारिया भाई सब साथ में इकट्ठा होके, अपने अपने जगह पे इकट्ठा होके काम करे, सब बड़ों का सलाह ले। आज देखिए, अपने अपने आशीर्वाद से, अपने पुण्य कर्म से अपने पास अशोक जी कटारिया है, अपने पास केवल चंद जी कटारिया है, अपने पास प्रकाश जी कटारिया है। ये 3 दिग्गज अपने पूरे कटारिया को तारने में सफिशिएंट है। हमको उनसे बात करने में शर्म आनी नहीं चाहिए। कुछ भी है, उठाने का फोन, पूछने का, जैसा हम बड़े पिताजी को पूछते हैं, जैसे हम बड़े बाबा जी को पूछते हैं, ये अपने बुजुर्ग है, उनको आप पूछ सकते हैं, साहब मेरे को ये तकलीफ है। और मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई तकलीफ है और आपने बड़ों के साथ आपने कोई शेयर की, तो आपकी कोई हंसी मजाक नहीं उड़ाएगा, आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो आपको वो एंगल पे जाना है कि अपने आपको सुपर समझना नहीं है। इसमें अच्छे अच्छे लोग अभी चेंज होने वाले हैं, सब टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है। हो सकता है आपको कोई एजुकेटेड कटारिया मिला और उनसे आपको 2 शब्द सुनने को मिले तो आपकी जिंदगी बदल जाए। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि आप प्रॉपरली सबके साथ बात करते रहे, जिंदगी भर बात करते रहे। बात करते करते आपको रास्ता मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है। और एक बात, कोई भी बिजनेस करना है तो आपको डरना नहीं है। जो डर गया, जो एक कहावत है, जिन डूबा तीन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुड़ा डूबन डरा रहो किनारे बैठ। जो डूबने को, डुबकी मारने को डरता है वो किनारे पे ही बैठा रहता है। हमको ये सोचना नहीं है, हमको सिर्फ अलर्ट रहना है। बाकी जो तकदीर में है वो होने वाला है। और छोटे छोटे बिजनेस के लिए अभी गवर्नमेंट जितनी रियायतें दे रही है, छोटे बिजनेस के लिए जो लोन दे रही है, उसका फायदा लेना ही चाहिए। हम माइनॉरिटी है, हमको नहीं समझता है, बैंक मैनेजर को जाके पूछो। आपको नहीं समझता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को जाके पूछो। पूछने में आपको कोई गुनाह नहीं बोल सकता है। बिंदास पूछो, हमको ये बिजनेस करना है, क्या करना है, तो वो तुरंत बोलेगा। या तो फिर गूगल लो और उसके ऊपर बोल दो कि मेरे को ये बिजनेस करना है, मैं क्या करूं, तो वो गूगल बोलेगा आपको ये कर। आपको ये सब करना पड़ेगा। अभी मैं बोलूंगा कि सेक्टर वाइज कहाँ अपॉर्चुनिटी है। सेक्टर वाइज में एग्रीकल्चर में अभी बहुत आगे अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं।
अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, अगर ये बोल दिया तो अगर आप समझो कि आपके पास एग्रीकल्चर है खुद की तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास पैसा है तो एग्रीकल्चर लैंड लीजिए, ऐसी जगह पे लीजिए कि जहां पानी है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ऐसा, आपके शहर के पास में जो एग्रीकल्चर लैंड वाला है उसको बोलिए कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे नॉलेज है और अपन साथ में एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, आपका इंटेलिजेंस, उसकी जमीन मिलके कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है क्या है। अभी एग्रीकल्चर में रिलेटेड क्या चीज है, आप वेयर हाउस कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग का काम, आप ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, फर्टिलाइजर सीड्स की वगैरह वगैरह सब, आप कोल्ड स्टोरेज का काम कर सकते हैं, आप फार्म हाउस लीज पे, फार्म हाउस बना के उसको लीज पे दे सकते हैं। आपके पास फार्म है, अभी ये कोरोना की वजह से किसी को शहर में ज्यादा रहना नहीं है, शहर के बाजू में अगर 20-25 किलोमीटर पे फार्म हाउस है तो एक आदमी वहां जाके रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसका अभी वर्क फ्रॉम होम ही ज्यादा चलने वाला है, उसको बिजनेस भी घर से ही करना है, वो फार्म में रह के अपनी जिंदगी अच्छी जीना चाहेगा। आप उसका लीज आउट का भी सोच सकते हो, आप डेयरी प्रोडक्ट, आप डेयरी का भी बिजनेस सोच सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, घी, बटर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अभी काउ डंग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना है तो डी वाटरिंग का एक पंप आता है और वो बेड तैयार करना है, उसको एक 8 दिन के लिए रखना है, उसमें एंजाइम्स डालना है, ये सब गूगल पे अवेलेबल है, तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कर सकते हो। जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाला टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, इसका मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में इनकम है। आप इतना सिंपल बात समझ लो, ऑर्गेनिक को काउ डंग लगता है, इसके अलावा उसका रॉ मटेरियल कुछ नहीं, और एंजाइम्स लगते हैं जो, वो बहुत मामूली उसका खर्चा है, पर उसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। अभी कल टीवी पे आया था, गडकरी साहब ने बोला कि भाई ऑर्गेनिक पेंट यानी काऊ डंग से पेंट बना रहे, और वो गवर्नमेंट ऑफिसेस सब काऊ डंग से पेंट ही वापरने वाले हैं, पूरे गवर्नमेंट ऑफिसेस, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में काऊ डंग से पेंट बनाने की फैक्ट्री गवर्नमेंट को लगानी है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जयपुर ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है, जयपुर ट्रेनिंग सेंटर का पता आपको गूगल पे 2 मिनट में मिल जाएगा, जयपुर में जाके ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके आना है और बैंक मैनेजर को देना है, उसको बोलना है भैया मेरा एमएसएमई यूनिट का करके दे मेरे को 2 मिनट में। आपको कोई कोलैटरल देना नहीं है, कोई गारंटी देना नहीं है, और बैंक से लोन लेके आपको पेंट का इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक पेंट का। आप ग्रीन हाउस लगा सकते हैं, ग्रीन हाउस से बाद में आप स्काई स्क्रैपर और वर्टिकल गार्डनिंग का भी सोच सकते हो। वर्टिकल गार्डनिंग का ये नया कंसेप्ट अभी बहुत दुनिया में चालू हो रहा है, अभी से आप सोच सकते हो। बाद में ग्रेप का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो, बाद में स्टीविया का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। अगर आप स्टीविया में सक्सेसफुल रहे तो 10 लाख रुपए एकड़ का आपको इनकम है, ग्रेप में भी आप करते हो तो 3-4 लाख रुपए एकड़ का इनकम है, ये सब। और उसके लिए यानी नासिक की जो कंपनी है वो ग्रेप फार्मिंग के लिए रेडी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है, आपको गूगल पे डालना है ग्रेप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपको सब एड्रेस आ जाएगा, कौन सी कंपनी लेने को तैयार है। शरद पवार जी साहब की भी कंपनी ये चीज लेने को तैयार है। बाद में आप हर्बल फार्मिंग कर सकते हो, बांबू का फार्मिंग कर सकते हो, बाद में मेडिकल प्लांट्स लगा सकते हो, बाद में रक्त चंदन करके है, रक्त चंदन, और ये जो पेड़ है रक्त चंदन 35 लाख रुपए टन से माल जाता है, 35 लाख रुपए टन। आपको सिर्फ परमिशन लेना है फॉरेस्ट ऑफिस से, रक्त चंदन का पेड़ लगाना है, और सर्टन उसका एज हो गया वो बेचना है। आपको यानी ये सोचना है कि इसमें क्या क्या ये है। बाद में आप ये सकते हो कि डेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, उसका पैकिंग करके बेच सकते हो। बाद में आप मसाला पैकिंग का बिजनेस कर सकते हो, आप केरला से मसाला होलसेल में लेके आओ, पैकिंग करो और वो बेचो, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करो, अपने ब्रांड से नाम बेचने का कोशिश करो। 5 साल में कोई भी ब्रांड अगर आपने मार्केट में डाल दिया, खाने का अगर ब्रांड है वो 5 साल में आपको उसका वापस रिटर्न मिलना चालू हो जाता है। बाद में आपको फर्टिलाइजर है,
एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, अभी नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, उसका स्टडी करके उसका आप शॉप रख सकते हो। जो आप अगर विलेज में हो तो आपका वो शॉप भी चलना है। तो मैं ये चाहूंगा, मशरूम फार्मिंग कर सकते हो, ट्री फार्मिंग कर सकते हो, तुलसी फार्मिंग कर सकते हो, मेज फार्मिंग कर सकते हो, पोटैटो पाउडर कर सकते हो, बाद में जिंजर का जिंजर फ्लेक्स का पाउडर कर सकते हो। इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है एग्रीकल्चर में, आपको सिर्फ वो सेक्टर की तरफ ध्यान देना है। और मोदी जी ने बोला है कि 5 साल में हम डबल ट्रिपल करेंगे एग्रीकल्चर लोगों का इनकम। इसका मतलब एग्रीकल्चर का भाव बढ़ने वाला है। एमएसपी नहीं लगाया तो भी एग्रीकल्चर में रेट बढ़ने वाले हो। तो आपको वो एंगल से अपना बिजनेस देखना है। दूसरा, अगर बिजनेस है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर पैसा ही नहीं है तो आप बोलेंगे मैं क्या बिजनेस करूं, तो फिर आपको सर्विस सेक्टर में जाना है। अभी सर्विस सेक्टर में क्या है कि रूरल ड्रोन ड्रोन डिलीवरी कंपनी, अभी रूरल ड्रोन डिलीवरी कंपनी में आपको वो सिस्टम लाना है जो ड्रोन हर एक विलेज में जाके डिलीवरी करेगा गुड्स को, और आपको वो कंपनी फॉर्म करना है, आपको अपने आप को लॉन्च करना है। तो जो कंपनी को विलेज में डिलीवरी देना है वो आपको ढूंढते ढूंढते आएगी, आपको ऑटोमेटिक बिजनेस मिलेगा। बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है इंडिया में, इतना एक्सपोर्ट होने वाला है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के तरफ लोग अब ये देख रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूट है चाइना को, तो चाइना को सब्स्टिट्यूट है तो इंडिया को डेवलप करो। ये सब डेवलप नेशन सोचने लग गए। तो आपको क्लियरिंग एजेंसी, एक्सपोर्ट हाउस, वो मामले में सर्विसेज देने का सोचना है। अभी आप बोलेंगे क्लियरिंग एजेंट का क्या करना है? क्लियरिंग एजेंट का आपको सिर्फ बॉम्बे पोर्ट के ऊपर जाना है, वहां जो क्लियरिंग एजेंट काम कर रहा है एक दिन देखना है वो क्या क्या प्रोसेस से जाता है, और वो प्रोसेस एक बार आपने देख लिया, दूसरे दिन आपका भी चालू दुकान। उसके लिए कोई आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखे हुए एक्सपोर्ट क्लियरिंग एजेंट या क्लियरिंग हाउसेस, वो बहुत एजुकेशन वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। अपना नॉमिनल सिस्टम उनको समझ गया है, वहां क्या क्या फॉलो करना है वो करते हैं। बाद में कोरियर एंड कोऑर्डिनेटर का बिजनेस है, वो भी आप कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर है, उसका भी आप बिजनेस कर सकते हो। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बिजनेस कर सकते हो, आप मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बिजनेस कर सकते हो, आप एड प्रोडक्शन का बिजनेस कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग ये बहुत फैंटास्टिक आइडिया है। ड्रॉप शिपिंग यानी क्या कि भाई आपको कोई स्टॉक दुकान में रखना नहीं है, आपको सिर्फ टाइप करना है। टाटा टी से टाइप किया, टाटा कॉफी से टाइप किया, एशियन पेंट से टाइप किया, पीडीलाइट से टाइप किया, यानी फेविकॉल का कंपनी, जो भी आपको कंपनी से टाइप कर सकते हैं वो टाइप करना है। टाइप करके आप उसके दुकान में आपका सब पूरा डिस्प्ले रहेगा, जो भी कस्टमर जो भी मांगेगा, ऑनलाइन आप उसका माल भी बेचेंगे, जो दुकान में आएगा वो भी देख लेगा क्या क्या चीज अवेलेबल है, और उसको वो कंपनी को बोलना है ये कस्टमर को ये माल डिलीवर कर, ये दुकानदार को ये माल डिलीवर कर, भाई एशियन पेंट है, ये पेंट वाले को इतना माल दे दे। तो ये जो ड्रॉप शिपिंग है ये कंसेप्ट नया है, इसमें आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, दुकान में बैठ के बेटे को साथ में लेना है जिसको कंप्यूटर आता है। अभी 65 के ऊपर वाले लोगों को, ओल्ड टेक्नोलॉजी वालों को नई टेक्नोलॉजी साथ में जोड़ के लेनी पड़ेगी। बेटे को आपको ये बोलते नहीं आएगा तू थारो देख, ये दिन गए। आपको बेटे के साथ जमा के लेना पड़ेगा, बेटे के साथ प्रेम से लेना पड़ेगा, और बेटे को काम को लगा के उससे पैसे कमा के लेने पड़ेंगे। अब ये जिसको समझा उसका लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल जाएगा। बाद में आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, वेब डिजाइन कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, अगर आप में वो नॉलेज है तो। आप अलग अलग टाइप की कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। आप ये किसी को क्या कंसल्ट करना है, किसी को कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी है, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, हर एक चीज, प्रोडक्ट का डिजाइन का कंसल्टेंसी है। आप हर एक चीज लोगों को बेच सकते हो। आपको सिर्फ लोगों को बोलना है ये चीज मेरे पास अवेलेबल है, और ये चीज करने वाले भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो आपको सिर्फ लिंक लगा के देना है और आपको बीच में पैसा कमाना है। ट्रांसपोर्ट ये इनएविटेबल है। मैं अमेजॉन देखा, मैंने रिलायंस देखा, मैंने अलीबाबा देखा,
ये सब करते, लेकिन ट्रांसपोर्ट खुद नहीं करते। तो ट्रांसपोर्ट एक सेक्टर ऐसा है कि जिसमें जिंदगी भर तुमको कुछ ना कुछ बिजनेस मिलना है। तो आपको ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट का भी काम कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट डिलीवरी का एक्चुअल काम भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का वो भी आप कर सकते हैं। बाद में आपको अगर आपके पास जगह पड़ी है, एक्स्ट्रा जगह है, थोड़ा रिनोवेट करिए, उसको बिजनेस सेंटर में कन्वर्ट करिए, उसको कंसल्टिंग रूम्स में कन्वर्ट करिए। आपके पास पुराना बंगला है, उसका उसके अंदर 10-15 खोलिए, तो उसको आप बिजनेस सेंटर में कन्वर्ट करिए, उसके अंदर लग्जरियस कॉफी शॉप टी ये डालिए और लोगों को एक नया अट्रैक्शन दीजिए, पब्लिक तो यूज करेगा। आप किसी को ऑफिस के लिए खर्चा करना नहीं, आप सबके पास वर्क फ्रॉम होम है, तो उनको टेम्पररी पीरियड के लिए ऑफिस चाहिए, फिर टेम्पररी पीरियड के ऑफिस के लिए ये लीज आउट ऑफ ऑफिस ऑप्शन बहुत फैंटास्टिक आइडिया रहेगी, वो भी आप सोच सकते हैं। अभी रह गए छोटे छोटे लोग जो स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बदलना चाहते हैं। अभी सपोज आप रिटेल गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो, अभी ऑनलाइन सब रिटेल गारमेंट ऑनलाइन जाने वाले हैं। अभी आप कोई भी चीज अगर देख रहे ब्रांडेड, तो ब्रांडेड सब लोग अभी ऑनलाइन ऑर्डर दे के खत्म करते। तो आपको वो बिजनेस को चेंज करके आपको नए स्टाइल का बिजनेस डालना पड़ेगा, जो लोगों को आपके सिवा आने के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके पास आके ही लोगों को वो चीज मिलेगी। ऑनलाइन बेकरी डालो तो आपका माल बिकेगा, टिफिन सर्विस चालू करो तो भी आपको कस्टमर मिल जाएंगे। आप अगर डांस इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हो तो आप एक छोटा सा स्टूडियो घर में बनाओ, सामने वाले को डांस इंस्ट्रक्शन दो। लोगों को तो दुबला होना है, बाहर लॉकआउट है या लॉकडाउन है और जाना नहीं है, तो घर में तो एक्सरसाइज करना है, आप योगा क्लासेस घर में ले सकते हो। और आपको ये बोलता हूँ, आपको उसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये योगा क्लासेस, ये डांस इंस्ट्रक्टर, ये किसके लिए? इसके लिए कि उसके साथ अपना काम हो जाता है करके अपन ज्वाइन हो जाते, चलो यार ठीक है वो लेगा तो अपन करेंगे कुछ काम। तो उसके लिए आपको वो सोचना है। बाद में कुछ लोग घर से ही मसाला पैकिंग करके दे सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड पैकिंग करके बेच सकते हैं, पापड़ बना के बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप अभी एग्जिस्टिंग आपका शॉप है, आपको मालूम है इसका सेल खत्म हो गया, उसको तुरंत कन्वर्ट करो। सबवे का एजेंसी ले लो, मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी ले लो, लैक्मे सलून का फ्रेंचाइजी ले लो, फर्स्ट क्राई का फ्रेंचाइजी ले लो। तो आपको फ्रेंचाइजी लेना है ताकि आपका रिस्क जीरो हो जाए। आपका रिस्क सिर्फ सर्विस देना है, और मेरी जगह का भाड़ा निकल गया तो आप जीत गए, क्योंकि आप अमेजोन से, अलीबाबा से फाइट नहीं दे सकते। आपको सिस्टमेटिकली अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। बाद में आप बोलेंगे ड्रिंकिंग वाटर, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हर एक फैक्ट्री में देखता हूँ, हर एक लेबर इतना जागरूक हो चुका है कि हर एक लेबर को ऐसा लगता है मेरे को पानी भी अच्छा मिलना चाहिए, और मालिक नहीं देता है तो वो खुद खरीद के ले लेते हैं घर के लिए, घर के रूम के लिए। लेबर कॉलोनी में सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर बिकता है। आपको सिर्फ वो सोचना है कि क्या चाहिए लोगों को। फर्नीचर ट्रेडिंग, आप अगर भिवंडी में जाके, भिवंडी में फर्नीचर का बहुत बड़ा मॉल है, अगर वहां आप देखेंगे जो फर्नीचर हम यहाँ मार्केट में ले रहे हैं लोकल में, वो 25% में वहां मिल रहा है, और वो बहुत सा इंपोर्टेड मटेरियल है, मलेशिया से है, चाइना से है, जहां से भी है, पर काफी सस्ता है। तो आप वो एंगल से भी सोच सकते हैं। बाद में आप ये सोच सकते हैं कि भाई मैं एक कॉफी शॉप, टी शॉप एंड सॉफ्टी शॉप, इसका फ्रेंचाइजी दूं। देखो अपने को नहीं करना है। अभी मैं देखता हूँ जोशी वड़े वाला पूना में, इतना सारा वड़े वाले की दुकान है, वो 2-2 लाख रुपए देता है और फ्रेंचाइजी देता है। वो सिर्फ बोर्ड लगाने के पैसे देता है, उसको समझा के बोलता है ऐसा बना। हम लोगों ने वो ब्रांड का अभी से सोचना चालू किया कि भाई मैं सॉफ्टी टी एंड कॉफी, जिसका मैं फ्रेंचाइजी बना के बेचूंगा। तो आपके साल में से 20 शॉप भी बिक गए और 2-2 लाख रुपए भी आए तो आपको 40 लाख रुपए मिल जाते। तो आपको ये सोचना है कि हम लोग उसमें कैसा जाए। मैं आपको चाय बेचने को नहीं बोल रहा हूं, चाय की फ्रेंचाइजी बेचने को बोल रहा हूं। आप कंसेप्ट बेचो, कंसेप्ट बेचना उसको कोई पैसे लगते नहीं, बस दिमाग का खेल है। और मैं आपको बोलता हूं जितने अमृत तुल्य है
2-2 लाख 3-3 लाख येवलेकर अमृत तुल्य 5 लाख रुपए लेता है फ्रेंचाइजी के, क्योंकि उसका ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया। तो आपको ये यंग जनरेशन को ये सोचना है, आपके पास टाइम है, आज आप बिजनेस चालू करते हैं, आपके पास 5 साल सेटल होने को टाइम है। देखो मेरी उम्र अभी 59 है, तो मैं सोचूंगा नहीं ये सब करने का, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं बचा। आदमी के पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपको सब खेल 25 से 50 इसमें करना है। ये 25 साल में आपको 75 साल का पूरा कमाना है। अभी 75 साल का कैसे, तो खुद के लिए 50 साल, 25 साल अगली जनरेशन के लिए। तो आपको ये देखना है कि कोई भी हालत में आपके पास कम टाइम है, आपको सिर्फ आइडिया बेचने की है, नई नई आइडिया विचार करने की है, डिस्कस करने की, और उसको सेल करना है। बाद में आप सोच सकते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स बिजनेस सेंटर, स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स, ये आप नया कंसेप्ट लेके आ सकते हैं। क्योंकि कोविड में लोगों को यही देखा, आदमी को पैसा नहीं बचाता है, आदमी को फिजिक बचा सकती है। आदमी के पास अगर अच्छी फिजिक है तो आदमी बचने के चांसेस ज्यादा है। पैसा है नहीं है कोई मायने रखता नहीं। तो लोग अभी स्पोर्ट्स के तरफ ज्यादा जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप वो कॉम्प्लेक्स का सोच रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। आयुर्वेदिक स्टोर आप आराम से चालू कर सकते हो। आयुर्वेदा के तरफ पूरा इंडिया जा रहा है। आयुर्वेदा ने बहुत से इंडियंस का लाइफ बचाया है, और इंडियन लोग आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं। तो आयुर्वेदिक स्टोर के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आपको बी फार्म एम फार्म होने का जरूर नहीं है। यू कैन वेरी वेल सेल पतंजलि प्रोडक्ट्स, पतंजलि का ये ले सकते हो फ्रेंचाइजी, और अपना बिजनेस चेंज कर सकते हो। अभी मैं चेंज देख रहा हूं साइकिलिंग लोगों का शौक हो गया है, बच्चों का। यंग जनरेशन में साइकिलिंग के लिए इतने लोग जा रहे हैं बाहर मॉर्निंग में, और साइकिल का प्राइस में सुन के हक्का बक्का रह गया। मेरे जमाने में साइकिल 2000 की थी, अभी मैं साइकिल देख रहा हूँ स्टार्ट 25,000 से हो रही है, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की। तो वो साइकिल जो है उसका आप स्टोर भी रख सकते हो, आप उसका लीज आउट ऑप्शन भी रख सकते हो यंग जनरेशन के लिए, और उसमें भी आप पैसे कमा सकते हो। तो आपको सिर्फ ये देखना है। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो, आप ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, और आप लेडी हो या आप जेंट्स हो, पर आपके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, पर आपके पास धार्मिक एजुकेशन है, आप धार्मिक क्लासेस लो। मैं बोलता हूं धार्मिक क्लासेस का क्राउड सबसे ज्यादा रहेगा। आप बड़े सिटी में क्या लग रहा है लोगों को कि वो रोज जाके महाराज साहब का भाषण नहीं सुन सकते, ना वो महाराज साहब के जो संस्कार है वो नहीं गिर सकते। जैन धर्म के संस्कार का यानी काफी दूर जा रहे हैं लोग। तो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जैन धर्म को सीखे। तो आप ये भी सोचो कि आप जैन क्लासेस लो, ऑनलाइन क्लासेस लो, गर्भ संस्कार के क्लासेस लो। इतने अवेलेबिलिटी है, आपको सिर्फ चार्जेस थोड़े से रिजनेबल करना है। आपको चार्जेस जैसे ही आप रिजनेबल करेंगे, तो मुझे अगर कल्पसूत्र सुनना है तो जो 300 रुपया महीना ले रहा है उससे सुनूंगा, या 5,000 रुपया महीना ले रहा है उससे सुनूंगा। मैं तो कम वाले से सुनूंगा। तो आपको चार्जेस रिजनेबल रखना है, तो आपको बिजनेस वो भी मिलेगा। बाद में अभी आप बोलता हूं कि बहुत से लोगों का बहुत सी चीजें डिस्टर्ब हो चुकी है। जो लोग सिटी में रहते थे वो अपने गांव में जाके बिजनेस करने लग गए हैं, वो वहां से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जो फ्लैट है उसकी चीजें उनको बेचनी है, तो सेकंड हैंड चीजों का भी मार्केट बहुत बढ़ने वाला है। आप अपना एक सेकंड हैंड चीजों का मार्केट बना के उसमें भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। खरीदनी भी है और बेचनी भी है। और लोगों को आजकल ये देखा मैंने, अभी कोविड पैंडेमिक की वजह से साइकोलॉजी लोगों की सेविंग की तरफ ज्यादा जा रही है। अब लोग सेविंग की तरफ ज्यादा सोचेंगे, तो जो सस्ता देगा वो ज्यादा बिकेगा। मैं आपको बोलता हूं कि ब्रांडेड चीजों के लिए बहुत लिमिटेड कस्टमर रहेंगे, हाई एंड प्रोडक्ट के लिए बहुत लिमिटेड कस्टमर रहेंगे। जनरल प्रोडक्ट आराम से बिकेगा और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अभी रही मैन्युफैक्चरिंग में एक बात बोलता हूं कि सबसे डिफिकल्ट फील्ड है मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोई भी प्रोडक्ट का पहले अपने आप को विजुलाइज करना पड़ेगा। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि ये चीज तू बना। अभी सपोज जो आदमी आज तक 20 साल में गाड़ी का इंजन बना रहा था, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने के बाद वो गाड़ी का इंजन गया तो उसका बिजनेस गया। जो फोटोग्राफी कर रहा था वो ऑप्टिकल फोटोग्राफी से डिजिटल फोटोग्राफी आ गई। अभी डिजिटल में भी अभी सब लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी किसको देखना है, सबको अपना अपना स्टोर करना है। फोटोग्राफी का बिजनेस जो प्रिंटिंग एंड डेवलपिंग का था वो बिजनेस गया, उसके कस्टमर भी गए। शादी के रिलेटेड जो भी इवेंट मैनेजर्स थे, अब 50 लोगों में शादी क्या इवेंट मैनेज करेगा, वो बहुत लिमिटेड, तो उसका इनकम खत्म हो गया। ज्वेलरी में लोगों ने, गवर्नमेंट ने वो इतना गोल्ड का रेट बढ़ाया है, गवर्नमेंट के इतने रिस्ट्रिक्शन है, ज्वेलरी में अभी लोगों को इतना पैसा, आम लोगों के पास 40-50% जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज्यादा हाई एंड ज्वेलरी लेंगे, तो वो भी बिजनेस गया। ये सब गया, पर भगवान का बिजनेस जोरदार चलने वाला है। क्योंकि डर आदमी को पहले किसकी याद दिलाता, तो भगवान। आप भगवान की यात्राएं कराओ लोगों को, लोग बोलेंगे भैया पैसा ले पर मेरी यात्रा करा दे। तो आपको अभी वो सोचना है। मैन्युफैक्चरिंग में आप जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में जाने के पहले प्रोडक्ट का स्टडी, ये प्रोडक्ट कितने दिन आगे चलने वाला है, ये टेक्नोलॉजी चेंज होने का क्या चांसेस है, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गया तो अपन कहां तक पीछे आने वाले हैं, वो क्या रिस्क अपने पास है, वो आने के बाद अपने पास अल्टरनेटिव क्या है, ये सोच के फिर बड़े मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। छोटे मैन्युफैक्चरिंग में आप छोटा कर्जा लेके आराम से जा सकते हो, क्योंकि छोटे आदमी को कोई तकलीफ गवर्नमेंट देने वाला नहीं। आपने एमएसएमई यूनिट लगाया, एसएसआई यूनिट लगाया, उसके लिए कर्जा लिया, आप कर्जा नहीं भर पाए तो गवर्नमेंट आपको कोई दोषी मानेगा नहीं, ना समाज दोषी मानेगा। अब क्या गवर्नमेंट कर रहा है, बड़े लोगों को बाकी पूरा विजिलेंस में रख रहा है। तो मेरे हिसाब से फिर आप फूड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो तो उसका डिमांड फैंटास्टिक रहेगा। फूड प्रोडक्ट में आप कोई भी प्रोडक्ट लो, वेफर्स बनाने से लेके कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ, आपका माल बिकना ही बिकना है। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण है भिकाजी भुजिया वाला, या नागपुर का जो भी है बीकानेर शेव वाला, जो भी आप देखेंगे इन लोगों ने बहुत पैसा बनाया, क्योंकि खाने पीने पे लोग कोई कंजूसी करते नहीं, कोई भी सिचुएशन रहने दो। तो आप वो सोचो, टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो भी रहेंगे, सोप, सॉल्यूशन, ये बिकना ही बिकना है। बाद में आप पैथोलॉजी लैब अगर डालना चाह रहे हो, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो वो पैथोलॉजी लैब भी चलना ही है, पर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो शायद उसका आगे ट्रेंड कम रहेगा। तो इसके लिए वो समझ के करिए। बेकरी प्रोडक्ट, कन्फेक्शनरी, ये बिकना ही बिकना है। बायोफ्यूल एक नया कंसेप्ट है, बायोफ्यूल का आप सोच सकते हो। बायोफ्यूल डेफिनेटली अभी गवर्नमेंट ने परमिट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी कोई ऑयल पे ज्यादा खर्चा करना नहीं है, तो बायोफ्यूल जो भी इंडियन बायोफ्यूल कॉस्टली रहेगा तो भी वो चलने वाला है, वो टेक्नोलॉजी लेके वो कर सकते हो। आप जॉगरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स कोई भी करना है, कास्टिंग करना है, डेवलप, तो आप कर सकते हो, क्योंकि एक कास्टिंग आपका एक आधा प्रोडक्ट फेल गया तो आप नया प्रोडक्ट उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और नया ये कर सकते हो। जो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वाले प्रोडक्ट है वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जितना भी अभी इंपोर्ट माल आ रहा है, आपको लगा कि ये इंपोर्ट बंद होने वाला है, आप उसका फैक्ट्री डालो, आपको पक्का पैसा मिलेगा। और आपको ये भी बोलता हूं कि अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस भी बहुत होते हैं। अभी समझो कोविड पैंडेमिक में ऑक्सीजन सिलेंडर का बड़ा शॉर्टेज आया था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वालों ने बहुत पैसे कमाए। अभी अभी इंडिया लैकिंग कहां है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप कोई भी काम करो, स्टोन क्रशर डालो, सैंड क्रशर डालो, कुछ भी डालो, आपको पैसा मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सेक्टर देखना है कि बजट में कौन से सेक्टर को ज्यादा पैसा अलॉट किया गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा अलॉट किया है तो आप ये आप यंग हो, आपको बिजनेस में जाना है, तो आप ये सोचते हो कि भाई मैं फिर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज करूं, तो फिर उसमें फिर आप जाओ।
और इसमें भी आपको ये भी बोलता हूं कि जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे वो आप लेते वक्त उसका पूरा स्टडी करो, उसका कितना डिमांड है, उसका वैल्यू क्या है। अभी मेरे एक दोस्त ने पिन का फैक्ट्री लगाया, अब वो पिन जो है वो छोटी पिन, उसकी वैल्यू क्या, उसका माल बेच बेच के वो कितना बेचेगा, फिर उसको प्रॉफिट कितना बेचेगा। अगर उसका माल ही 10 लाख रुपए का बिका तो उसको प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो इसके लिए हाई वैल्यूड आइटम का मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचो, ताकि आपको उसमें पैसा मिले। अब रही बात शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट पूरे दुनिया में टॉप पे गया है, पर शेयर मार्केट सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही पैसा कमा के देता है। शेयर मार्केट में बहुत इतना यानी शेयर मार्केट में अल्गोरिथम सॉफ्टवेयर आया है। ये अल्गो सॉफ्टवेयर जो है शेयर मार्केट में, वो लोगों को हम लोग 50 लोग मिलके जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो अल्गो सॉफ्टवेयर 1 सेकंड में बनाता है। अपने को लगता है ये शेयर ऊपर जाएगा, पर जब तक वो कंप्यूटर ने वो सोच के उसके पैसे कमा के रिकमा हो गया, और जब वो नीचे गिरने वाला है जब अपन जाते, क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि अपने को मालूम पड़ा बोले तो अपन फर्स्ट। शेयर मार्केट के नाथ को उसने लगना है जिसको उसकी मालूमात है। किसी के कहने पे कोई शेयर लेने में कोई मजा नहीं। जो स्टडी करके बात करेगा, जिसको नॉलेज है, जिसके पास वो पैसा डूब गया तो भी उसके लाइफ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसने ही शेयर मार्केट में जाना है। जनरली आपके पास अगर 100 रुपया है तो आपने 5 रुपए तक, अगर आप यंग हो तो 10 रुपए तक शेयर मार्केट में जाना चाहिए, ताकि वो 10 रुपया डूब भी गया तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर मैंने आज तक ये देखा है कि शेयर मार्केट में बहुत लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जेएम मॉर्गन स्टैनले, ये जो बड़े बड़े लोग हैं यही लोग पैसे कमाते हैं। आमतौर पे छोटे लोग पैसे खराब बंद करके यानी घला के ही जाते हैं घर पे। और शेयर मार्केट का नुकसान इतना फास्ट रहता है तो आपकी माइंड वो सहन करने के कैपेसिटी में नहीं रहता है, और जो आदमी वो नुकसान सहन नहीं कर पा सकता है वो डिप्रेशन में चले जाता है, उसको लाइफ पर का कॉन्फिडेंस निकल जाता है। इसलिए बनती कोशिश शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखो। ये बात हो गई। दूसरी बात, बिजनेस करते वक्त आपको ये देखना है, आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफ 25 ईयर्स है, उसमें 5 साल में आपको 10 साल में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, और रहे हुए 10 साल में बहुत सारा पैसा कमाना है। इसमें आप कोई भी कोर्ट के चक्कर में उलझे नहीं, बनती कोशिश आप झगड़ा करें नहीं, बनती कोशिश व्यापारी का काम है कि सामने वाले को हाथ जोड़ के 2 फुट बैकआउट होके झुका के काम करके लेना है। इतना जिसको आ गया, मीठी जबान चाहिए बोले तो चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के नाथ को लगने का नहीं, उसको एरोगेंटली बोलने का नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भगवान के समान उसकी पूजा करना है। ये इसके लिए करना है क्योंकि हमारे पास, हम लोगों के पास सपोर्ट कम होता है, हम माइनॉरिटी क्लास है, हम किसी के ऊपर दादागिरी करने के लिए आए नहीं, ना हम उसके लिए प्रचलित है। हम उसके लिए प्रचलित है कि हम इंटेलिजेंटली और होशियारी से अपने बुद्धि का उपयोग करके और अपने बुजुर्गों के पैसों का उपयोग करके ज्यादा में ज्यादा पैसे कमाएं। और आपको ये भी बोलता हूं, हो सकता है आप कोई स्ट्रैटेजी आंक लो, आपको कोई गलत गाइडेंस मिल जाए और आप गलत रास्ते पे जाओ, और गलत रास्ते पे गए और डेड एंड पे अड़क गए तो आपको वहां से तुरंत पीछे घूमना है और तुरंत दूसरा रास्ता पकड़ना है। उसको रिपेयर करने के लफड़े में पड़ना नहीं है, आपके पास उतना टाइम रहता नहीं है। और जो आदमी को ये मैथमेटिक्स जमता नहीं है उसके लिए थोड़ा सक्सेस पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, बिजनेस करते वक्त कठिनाइयां हर पल पे आती है, पर हम लोग इतने होशियार है, हम सिर्फ सक्सेस लोगों के सामने बोलते साहब मैंने इतना कमाया, साहब मैंने ऐसा करा, और जो सुनता है उसको लगता है यार ये आदमी तो सबसे बेस्ट आदमी, इसने कितना पैसा कमाया। भाई साहब वो इतना होशियार रहता है कि उसको इतने चटके बैठे रहते, लेकिन वो जबान से बोलता नहीं है कि मेरे को चटके बोल बैठे, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो मैं थोड़ा कम दिख जाऊंगा।
इसके लिए किसी के बोलने पे जाने का नहीं है कि ये चीज करो तो ऐसा हो जाएगा। बोल बच्चन लोगों के नाक को लगना नहीं है। खुद स्टडी करना है, खुद का पढ़ाई करना है, अच्छे अच्छे लोगों को पूछना है, एक नहीं 4 लोगों को पूछना है, 4 लोगों से वो चीज का फीडबैक लेना है, फिर उसमें गवर्नमेंट क्या मदद करने वाली वो सोचना है। अपने पिताजी का पैसा बहुत हो सके तो यूज नहीं करना है, पिताजी का पैसा अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए रखना है, जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है, और उसमें 2 पैसे कमा के फैमिली को दिखाना है कि ये मैं कर सकता हूं। हो सकता है आपके कर्म, आपके धर्म आपको कैसा अनुमति देता है, आपको क्या फल देता है, उसका विचार अपने को करना नहीं है। अपने इतना ही दिमाग लगाना है, मैं स्टडी करूंगा और मैं आगे जाऊंगा। ये हो गया। अब एक बात समझ लेना, आर्टिफिशियल ये जो इंटेलिजेंस है, इसकी वजह से रोबोट आने वाले हैं, उसकी वजह से स्मार्ट असिस्टेंट आने वाले हैं, उसके वजह से हेल्थ केयर मैनेजमेंट नया स्टाइल का होने वाला है, डिसीज मैपिंग होने वाला है, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज होने वाली है, वर्चुअल ट्रैवल बुकिंग होने वाला है। इतना सब सेक्टर चेंज होने वाला है। आपको अलर्ट रहना है, क्या नया आया है, क्या नया मार्केट, आंखें खुली रखनी है। आपको भले ही 1 घंटा आधा घंटा रोज बैठना है कंप्यूटर पे और देखना है दुनिया में नया क्या हो रहा है। देखिए जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स है वो मैंने सब देखा, सब डिजिटल से रिलेटेड लोगों ने जो पैसा कमाया पिछले 10 साल में, वो मैन्युफैक्चरर ने भी नहीं कमाया। जो भी आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का मालिक देखिए, हर एक इसका वो डिजिटल से रिलेटेड जो लोग हैं, अभी डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, उसका स्टडी करना है। और आदमी बूढ़ा होने तक अपने को एक ही करना है, स्टडी करना है। आदमी को ये सोचना नहीं है इंग्लिश आता नहीं है तो मैं क्या पढ़ाई करूं। इंग्लिश नहीं, अभी सब मराठी में भी अवेलेबल है, आप अपने मारवाड़ी के लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहे तो आप अपडेटेड रहते। जैसे आप टेक्नोलॉजी को अपडेटेड रहे तो आपको नया अपॉर्चुनिटी दिखता है, आप वो डायरेक्शन में जाएंगे। इसके अलावा भी किसी के दिमाग में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का है तो अपने यहाँ इतने दिग्गज लोग हैं, अपने पैनल पे इतने बुजुर्ग लोग हैं, उनका आप डेफिनेटली सलाह लीजिए। आप ये मत सोचिए मैं अशोक जी कटारिया को कैसे कांटेक्ट करूं। आप एक ईमेल डालिए, आपको रिस्पांस आएगा, क्योंकि वो लोग बड़े इसके लिए, क्योंकि वो सबके साथ मिले हुए, वो सबसे ज्यादा अटैच्ड है। आप पुष्पेंद्र जी है अहमदाबाद में, उनका नॉलेज इतना फैंटास्टिक है। आप पुष्पेंद्र जी का कांटेक्ट नंबर लीजिए, साइट पर लीजिए, नितेश जी को कांटेक्ट करके लीजिए, आप उनसे पूछिए। प्रकाश जी का मैन्युफैक्चरिंग में इतना अनुभव है, आप प्रकाश जी को मैन्युफैक्चरिंग का पूछिए, मैं ये चीज करूं क्या, वो जीतोगे 6 महीने, आपको सब पूरा नॉलेज मिलेगा। आपके पास नॉलेज बैंक है कटारिया की, आपको सिर्फ वो बैंक का चाबी अकाउंट खोलना है और उसमें रोज नया नया विड्रॉल करना है नॉलेज का। जो आप ये कर पाएंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। और आपको ये भी बोलता हूं, सक्सेस और नॉट सक्सेसफुल, अनसक्सेस, ये जिंदगी के 2 पहलू है। कभी हो सकता है आपको कोई चीज में अनसक्सेस मिले, इसका मतलब दूसरे चीज में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाला है। इसके लिए कोई अनसक्सेस को डरे नहीं, कोई भी चीज को डरे नहीं। लाइफ में नॉलेज लेते रहे और आगे बढ़ते रहे, नया स्टडी करते रहे, पिताजी का और माताजी को प्यार करते रहे। अगर आपके मधुर संबंध माताजी और पिताजी के साथ है तो वो आपको गाइड करने का डेयरिंग करेंगे। अदरवाइज आपका अगर थोड़ा भी व्यवहार माताजी पिताजी के साथ सही नहीं है तो आप एक बहुत बड़े बात को मुक जाएंगे, या तो आप वो चीज नहीं मिलेगी जो उनके नॉलेज या जो उनका एक्सपीरियंस है। 50-60 साल का एक्सपीरियंस लाइफ में, जो अनपढ़ आदमी है उसको भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। और वो आदमी को कितना भी पढ़ा लिखा है तो जब तक वो 50-60 साल का होता नहीं है, जब तक उसको वो नॉलेज मिलता नहीं है, तो बनती कोशिश माता पिताजी के साथ और बड़े भाई के साथ बड़े मधुर संबंध रखिए। और ये बात भूल जाइए कि पीछे क्या हुआ, मिच्छामी दुक्कडम करने का और उनसे बात बोलचाल बंद नहीं करने की। और कोई पर्टिकुलर एक टाइम होता है उसमें कभी मन मुटाव हो जाता है तो वो क्षण को दिल से निकाल देना है और फिर गले मिलना है। ये अगर आप करोगे और नया नया स्टाइल ये करोगे तो मुझे ऐसा लगता है
कटारिया पूरे इंडिया पे राज करेंगे। और यही शुभकामनाओं के साथ और यही भावना के साथ मेरे 2 शब्दों को मैं विराम देता हूं। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरे भावना व्यक्त करना चाहिए। आपने सबने मुझे बड़े ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मैं आप सबको फिर बहुत बार मिलना चाहूंगा। आप कभी भी मुझे, कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि रात को सोया है तो फोन क्यों करूं। रात को सोया है तो जरूर फोन करना, क्योंकि मैं आपका खुशी से फोन उठाऊंगा और आपके साथ मेरे विचार सहमत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनश्च बहुत बहुत शुभकामनाएं और वरिष्ठों को प्रणाम। धन्यवाद। अब किसी को कुछ बहुत पूछना है? बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, अभी बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी सर, बहुत ही अच्छा आपका मार्गदर्शन था हम सबके लिए। मैं अभी सारे कटारिया परिवार के लोगों को, कोई भी अगर आपकी शंका है, कोई सवाल है इससे जुड़कर जो आप रविंद्र जी से पूछना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, कृपया अपने सवाल पूछिए। अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए ताकि आपके शंका का निरसन हो जाए। किसी का सवाल हो तो आप हैंड रेज कर दीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। शायद एक सवाल था मिस्टर अक्षय का बीट से। वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में क्या स्कोप है और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का क्या फ्यूचर है। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का फ्यूचर मुझे लगता आते 500 साल तक रहने वाला है, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर पूरी वर्ल्ड चल रहा है और फाइनेंस को मेरे हिसाब से दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी आप कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि हर एक आदमी को अभी फाइनेंस चाहिए। आप रतन टाटा को बोलेंगे ना, साहब मेरे को आपको 10,000 करोड़ देना है, तो बोलेंगे आके बैठ जा। सबसे पहले प्रेफरेंस फाइनेंस वालों को दिया जाता है। मेरे हिसाब से फाइनेंस में आप डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हैं। और बेसिकली जो एमबीए है, जो सीए है, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि मैं डेफिनेटली फाइनेंस फील्ड ऑप्ट करूं, और मैं फाइनेंस फील्ड को मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा मार्क दूंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एसके शेलगीकर करके है, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने उनका करियर 6,000 रुपए महीने से चालू किया, और when he retired at the age of, say, means he decided, rather retired means he decided I will not do work from this point of life। जब उनका सैलरी 120 करोड़ रुपए था, 6,000 से 120 करोड़ रुपए तक वो आदमी पहुंचा। आप समझ सकते हैं कि क्या स्पैन है सैलरी। यानी फाइनेंशियल आदमी को, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पहले क्या करता है ना, खाना नहीं खाएगा पर पहले वो देखेगा भाई फाइनेंशियल आदमी है क्या अपना, फिर अभी खाना खाता हूं। तो बहुत जरूरी है, फाइनेंस इज वेरी नाइस फील्ड। सोलर के लिए मैं एक ही चाहूंगा, सोलर में अगर आप सोलर पार्क करना चाह रहे हो तो सोलर पार्क बहुत सोच समझ के करिएगा। क्यों? क्योंकि मोदी ने बोला है पूरे इंडिया में अभी एक ही रेट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट ही 4 रुपया हो गया तो सोलर इलेक्ट्रिक का रेट हो जाएगा 2 रुपया। तो आपको सोलर का जो इन्वेस्टमेंट है सोलर पार्क का, वो भी छूटने वाला नहीं है। जहां गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है या जहां गवर्नमेंट अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, तो अपन गवर्नमेंट से बड़े नहीं, बहुत सोच समझ के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाइएगा। सोलर में बहुत सोच समझ के। आदर्श जी, आपका क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने उसके लिए जवाब दिया। आप डेफिनेटली इसके ऊपर 2 बार सोचिए। हाँ, अगर आपको देखिए विंड मिल का सब्सिडी का आया था 2000 में, विंड मिल जिसने लगाया 100% सब्सिडी था।
नहीं नहीं, आपने 2 करोड़ लगाया, 5 करोड़ लगाया, गवर्नमेंट आपको 5 करोड़ दे रहा था, तो यू आर डूइंग राइट थिंग। पर अभी जो मैं सोलर का सोच रहा हूं उसमें सब्सिडी इतना नहीं है, और पावर परचेस एग्रीमेंट भी अभी गवर्नमेंट ज्यादा कर रही नहीं, और हाई रेट के नहीं कर रही है, तो आप उसमें थोड़ा संभल के काम करिएगा। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और देखिए, आज मैं जो भी बोल रहा हूं मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं मेरे नॉलेज शेयर कर रहा हूं। मैं अथॉरिटी नहीं हूं, दुनिया में कोई भी आदमी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो आज जो बोल रहा है हो सकता है वो कल गलत साबित हो। इसके लिए डेफिनेटली सिर्फ इतना पक्का मैं बोलूंगा, जिसके पास नॉलेज है उसके पास सेफ्टी है। जय जिनेन्द्र जी, मैं सभी कटारिया लोगों को साष्टांग दंडवत तथा जय जिनेन्द्र। रविंद्र जी, मैं थोड़ा सा एक अलग जो लाइन है जो अभी काफी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, नेशनल वाइड डेवलप हो रही है, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो कंसेप्ट है काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, और इसमें इंस्पिरेशन काफी तौर पे आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपका गाइडेंस मिला तो बहुत अच्छा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा फील्ड है। देखिए, अभी आपको मार्केटिंग सब नेटवर्क मार्केटिंग में ही जाने वाला है, और जो आदमी वो फील्ड को चूज करेगा उसको स्काई इज द लिमिट। आप कोई भी चीज कहां भी वर्ल्ड में जाके बेच सकते हो, उससे और क्या है। सिर्फ उसमें आपको जो है कॉस्टिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, और जितना कम कॉस्टिंग रहेगा उतना आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल रहेंगे। कॉस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which we have to consider, because when you are doing network marketing you are competing with China and entire world. So हर एक वर्ल्ड की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, तो आपको वो देखना है कि आप कौन सा चीज नेटवर्क मार्केटिंग में, कौन से फैकल्टी में आप जा रहे हो, और फिर उसमें आपका एंट्री कॉस्ट क्या है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक कॉस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी एंट्री का एक कॉस्ट है, वो कितना मिनिमल है और वो आप कितना बेयर कर सकते हो, उसके ऊपर सब खेल है। आप सब दुनिया आपके पीछे लग जाएगी सर, पर आपको सब चीज सस्ते में देना है। अरे ये लोग तो अभी ये स्टाइल में है कि पहले फ्री में देते हैं, जियो ने पहले फ्री में दिया और बाद में सब खींच लिया। ये कंसेप्ट आप कहां तक कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ये करना है। और इसमें भी है कि गिविंग सब्सिडीज एट द इनिशियल स्टेज, एंड बाद में हाई सब्सक्राइबर बेस आपके पास होना चाहिए। आपके पास, अगर मैं आपके थ्रू कोई नेटवर्क मार्केटिंग करना चाह रहा हूं, तो आपके पास क्या डेटा अवेलेबल है, कैसे आप मेरे को पूरे वर्ल्ड के साथ लेके जाओगे, और हाउ आई विल बी बेनिफिटेड। जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते हो, जब तक आपको एंट्री कॉस्ट मिनिमम रखना चाहिए, आपको बोलता हूं आपका बिजनेस क्लिक हो जाएगा। ये तो 100% है। रविंद्र जी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने जो बताया बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने जो गाइडेंस दिया है वो अगर मैं खुद अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहता हूं तो उसके बारे में गाइडेंस था। तो मैं थोड़ा सा आपका गाइडेंस इस चीज पे चाहता हूं कि जो दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है, जो खुद का प्रोडक्ट्स नेटवर्किंग के थ्रू बेचना चाहती है और जो बिल्कुल भी शॉप सेलिंग नहीं करती है, जैसे कि एम्वे है, जैसे कि ओरिफ्लेम स्वीडन की कंपनी है, ऐसी जो कंपनीज है इसमें थोड़ा सा स्कोप काफी अच्छा मिल सकता है, ऐसी हमारी जानकारी है। उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, जिसमें हमें हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, कंपनी के साथ टाई अप करके कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना है और लोगों को कंसेप्ट हो गया, ये ड्रॉप शिपिंग टाइप कंसेप्ट हो गया। दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय ये ड्रॉप शिपिंग इज क्या, कि भाई मैं मेरे दुकान में मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक में नहीं रहेगा। माय इन्वेस्टमेंट विल बी इन माय कस्टमर्स। मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, मैं नेटवर्क मैन के थ्रू उनको बोलूंगा कंपनीज को, ये कस्टमर को ये सामान बेचना है। तो मस्त बनवलं, लॉन्च काय क्लास आहे, चांगलं बनवलंय। तो आप जो बोल रहे हैं 100%, मैंने
आप नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है, आपका स्टॉक नहीं है, आपका रिस्क नहीं है, आपको प्राइस फ्लक्चुएशन बेयर नहीं करना है. You are going to get service charges. So anything which you are giving service, you are going to get money. So there is absolutely there is a scope and you should definitely go for it. Definitely. वो Amway रहो, जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो और बेच सकते हो इंडिया में. और आपको बोलता हूं, इंडिया में अभी भी इंपोर्टेड चीजों का एक लोगों में क्रेज है. So you can take advantage of it. Of course, ये क्रेज बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि now people understand कि अपने देश का ही चीज स्वदेशी पे ही ज्यादा जाना है. तो डेफिनेटली आपको वो भी रिस्क थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी मैं जो लोगों को मिल रहा हूं, लोगों को खादी के कपड़े अभी कंपलसरी हो गए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में. भाई खादी तुमको हफ्ते में एक बार पहनना ही है. तो डेफिनेटली अब वो चेंज होने वाला है. स्वदेशी पे बहुत सा कुछ चलने वाला है इंडिया में. और अपने खुद प्राइम मिनिस्टर जी जो है मोदी साहब, वो भी स्वदेशी को बहुत बड़ा ये दे रहे. तो आप ये देखो, ये नेटवर्क का यूज करके आप इंडियन कंपनी को प्रमोट करो, तो यू विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच रविंद्र जी. So nice of you. I am really thankful to you. महेंद्र जी का क्वेश्चन है, महेंद्र जी. नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं. ओके. अब मेरा एक क्वेश्चन है सर. आपका तो बहुत वंडरफुल सेशन रहा है. मतलब हम तो इनग्रोस होके 1 घंटे तक हम कहीं, मतलब हमको आँख हिलाने की जरूरत नहीं रही थी सर. और मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जो यंगस्टर है उनके लिए जो स्टार्टअप कंपनीज अगर वो लगाना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या एडवांटेजेस हैं और क्या बेनिफिट्स है सर उसको? हर एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में स्टार्टअप सेल है. हर एक बैंक में आप जाएंगे तो मैनेजर के पास स्टार्टअप के लिए क्या फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, और क्या लोन अवेलेबल है. बैंकों के पास इतना पैसा पड़ा है, मांगने वाला कोई रहा नहीं. आप स्टार्टअप कोई भी चीज कर रहे हो तो बिंदास करिए, बिंदास करिए. आपको वो सोचना नहीं है. स्टार्टअप में इतने इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स है. आपको मैं ये फ्रेंचाइजी जो बेचने का बोल दिया, भाई कॉफी का, चाय का, सॉफ्टी का कॉम्बिनेशन रख के, यानी आपको तीनों सीजन में आपका माल बिकना चाहिए, तो वो रख के उसका फ्रेंचाइजी बेचना है. लोगों को बोलना है भाई ये ले लो, ये स्टार्टअप है. कुछ भी स्टार्टअप में आप साइकिल का ये कर सकते हैं, रेसिंग साइकिल. आप मानेंगे नहीं, 1,25,000 2,50,000 रुपए की साइकिल लोगों को चलाने की इच्छा है, लेने की इच्छा नहीं है. वो बोलेंगे भैया 200-500 रुपया दिया तो मेरे को साइकिल मिल रही है. वो फटाक से 500 रुपया देगा, साइकिल लेगा, वापरेगा, वापिस लाके देगा. आपको वो नए नए आइडियाज डेवलप करने हैं. आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना बढ़िया आइडिया है, उसका सोचना है, उसका स्टार्टअप के लिए सोचना है. आप अगर ये सोचेंगे कि मैं गांव के 100 लोगों को, फार्मर्स को इकट्ठा करके मैं जाके डील करूंगा चैंपियन के साथ, और चैंपियन को बोलूंगा कि भाई ये 100 एकड़ जमीन है, इसका तू डेवलप करके दे, उनका डेवलप करके उनको पैसे कमा के दे के अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो इससे बेस्ट फार्मिंग का, इससे बेस्ट आइडिया कोई नहीं. आप कोई भी, आप देखिए पिछले साल जिंजर आला जो रहता है 2 रुपया किलो हो गया था. जिसने वो आला खरीदा और उसका फ्लेक्स बनाया 150 रुपए में बेचा. पोटैटो पाउडर है, सीजन में पोटैटो बिकता है, थ्रो अवे प्राइस में फेंक देते हैं लोग. उसको सिर्फ खरीदना है, उसकी पाउडर बनाना है और बेचना है 2 महीने के बाद. यू गेट 10 टाइम्स मोर मनी. आपको सिर्फ स्टार्टअप लगाना है, वो चीज सोचना है कि ये मैं इनोवेटिव चीज कर रहा हूं, और बैंक्स आर रेडी टू गिव यू मनी. पहली बात एक समझ लेना, लाइफ में लोन लेने को कभी डरना नहीं है, लोन का फ्रॉड करना नहीं, और लोन लेने को डरना नहीं. लोन लेगा तो बिजनेस करेगा तो पैसे कमाएगा. और आपको नॉलेज नहीं है तो फिर लोन लेना नहीं. बाकी बिजनेस में लोन लेने के बाद ऊपर नीचे आ गए, पैसे नहीं मिले, तो आपको कोई गाली देने वाला नहीं, कुछ नहीं. आप सिर्फ बिजनेस करो. नौकरी करने का लास्ट ऑप्शन. पहले फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज द बिजनेस, और आइडिया बेचो.
जो जो आदमी दिमाग बेचता है ना, वो उसका पैसा बहुत मिलता है। जो आदमी सिर्फ चीजें बेचता है ना, वो तो किराने वाला ही रहेगा, फिर वो गया काम से। उसको सोचना नहीं है, आइडिया बेचो, आइडिया बिकती है और लेने वाले बहुत है, हम लोग सोच नहीं सकते। अशोक जी भाई साहब भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी साहब नासिक से जुड़े हैं। प्रणाम, अशोक जी को अनम्यूट करो। हाँ, बहुत लेट आए क्या? नहीं ज्वाइन कर रखा था उन्होंने काफी टाइम से। अशोक जी साहब हमारे मेंटर है वो, कटारिया परिवार की शान है वो। कहाँ पे है? नहीं अभी दिखे थे वो। हाँ थे, फोन लगाओ, अनम्यूट। इन बिटवीन किसी और का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। एक सचिन जी कटारिया का क्वेश्चन है, एमएसएमई में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, एमएसएमई में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो आपको क्या देखना है कि एक सेकंड, एमएसएमई में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में आप एक स्टोन क्रशिंग का यूनिट लगा सकते हो। प्रणाम अशोक जी आए, अशोक जी को प्रणाम करता हूं। अरे सुन रहा था आपका सब। इट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई मस्ट टेल यू, वेरी गुड, इट इज वेरी नॉलेजेबल एंड वाओ, गुड रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। This is all because of you. This is all when we look at you, we can start speaking like you. नहीं, मैं तो वो तो पहले से you are नहीं, मजा आएगा। Everybody must be enjoyed it. All the best, my dear, all the best. your blessings will always be there with us. चलो 31 को मिलते हैं। Yes. 31 में पुणे को मिलते हैं। Yes. So I take your view. Yeah. All the best, सबको धन्यवाद। Yeah. All Thank the you, best. I'm leaving. Thank you, sir. Blessings on us. थैंक यू सर। Nitesh, जी सर। Nitesh, all the best. Very nice. Special thanks to you for Thank you, arranging sir. such a nice, wonderful, seminar. Bye. थैंक यू सर, थैंक यू। अब एमएसएमई में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में क्या इंडस्ट्री लगा सकते हो? एमएसएमई में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट प्लांट तो नहीं लगा सकते, स्टील प्लांट आपने सोचना नहीं है, क्योंकि आपको चोरी नहीं करते आती है, तो आपको स्टील प्लांट का भी सोचना नहीं है। आप क्या कर सकते हो? तो स्टोन क्रशर लगा सकते हो, सैंड क्रशर लगा सकते हो, स्कैफोल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आप डेफिनेटली रोड की मशीनरी लेके उसको हायर पे दे सकते हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टिंग है, उसका आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आप वो काम कर सकते हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट से ज्यादा बेनिफिट्स ऐसे अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट इन फ्यू एरियाज यू आर हैविंग सम सब्सिडी फॉर एमएसएमई, बट दैट इज आल्सो वेरी लिमिटेड। तो मैं ये चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बड़े अपने अशोक जी है, दे कैन गाइड यू बेटर। अशोक जी कटारिया इज द डायरेक्टरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। वो पितामह है और भारत के पितामह है इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। अतुल जी, और किसी का क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन है सर आकाश जी कटारिया का, उन्होंने टाइप किया है, मैं एक बार रविंद्र जी साहब को पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर नए बिजनेस स्टार्टअप के लिए अगर जगह हमें देखनी है तो हमें बड़े शहरों में उसका ऑफिस या प्लांट देखना है या ग्रामीण एरिया से शुरुआत करना है? ग्रामीण। Startup should start from village. Why? Because your initial expenditure is very low. आपका स्टार्टअप नहीं भी चला तो आपका लाइफ खराब नहीं होता है। देखिए, स्टार्टअप का आइडिया ये है कि वो इनोवेटिव आइडिया है, वो कुछ तो नया करने जा रहा है।
वो नया करने जा रहा है, वो भारी जगह लेगा, बड़ी जगह लेगा, वो बिकेगी नहीं, वो होगी नहीं, वो उसका भाड़ा देगा, 1 साल चलेगी नहीं, 1 साल का भाड़ा नहीं दे पाएगा। विलेज में जगह लेगा, भाड़े से 1000-2000 रुपए महीने का भाड़ा। अभी नेटवर्क सब तरफ अवेलेबल है। आपको बड़े सिटी के बाजू का जो विलेज है वहां जाके स्टार्टअप चालू करना है। ऑफ कोर्स बड़े सिटी में मार्केटिंग आपको करना है, पर आपका स्टार्टअप किस टाइप का है, दैट गिव्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो जैसा रहेगा स्टार्टअप, अगर आपका ऐसा रहेगा कि आप नेटवर्किंग मार्केटिंग से या ऑनलाइन सब चीज बेच सकते हो, तो आप विलेज से चालू करो। आपको फिजिकली जाके उसको टू सूट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर कुछ काम करना है, तो फिर आपको कस्टमर के नजदीक जाना है, और जहां ज्यादा कस्टमर है वहां जाना है। सो इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टअप यू आर डूइंग स्टार्टिंग। आपका क्या बिजनेस करने का सोच रहे हैं आप? हेलो आकाश जी, उनको अनम्यूट करता हूँ सर। मैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज लिखा है आकाश जी ने। कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो डेफिनेटली कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो डेफिनेटली पुणे में जाएंगे तो ही विल हैव अ बेटर फ्यूचर, बिकॉज देन कंसल्टेंसी में ऐसा होता है जनरली। टैक्स कंसल्टेंट लिखा है सर उन्होंने, ऑनलाइन कंसल्टेंट में सुन रहे रहेंगे वो। ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो जनरली ज्यादा नहीं चलती है, क्योंकि हर एक आदमी का कंसल्टेशन लेने के लिए जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो डिफरेंट है, और उसको वो पर्सनली डिस्क्लोज करने हैं। तो वो कंसल्टेंसी अगर वो पुणे में चालू करते हैं तो लोग ऑनलाइन भी करेंगे, पर्सनल जाके भी मिलेंगे, तो ही विल हैव बोथ customers from both sectors, so he will have a better future in Pune rather than in Bid. राइट। और किसी का कोई सवाल है? पृथ्वीराज जी भी जुड़े हैं हमारे साथ में। पृथ्वीराज जी अहमदाबाद से जुड़े हैं। पृथ्वीराज जी अगर वो अवेलेबल हो तो। मैं जब लास्ट कॉन्फ्रेंस में था, जब मुझे बहुत से लोगों ने ये पूछा कि ऑनलाइन मार्केटिंग के वजह से हमारा बिजनेस बहुत अफेक्ट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो मैंने आज का जो भाषण बनाया था तो उसमें मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन को कैसे हम कॉम्पीट करें, इसको मैं ज्यादा लाइट अप करूं, क्योंकि मैंने ये देखा फ्रॉम मेजर। हाँ पृथ्वीराज जी प्लीज। पृथ्वीराज जी जय जिनेंद्र। एक्चुअली ज्वाइंट मैं हुआ था पापा के सेल फोन से। गुड गुड गुड, ये आपके लिए तो था। मैं कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। काफी अच्छा लगा अंकल आपकी बातें सुन के, बहुत ही कुछ सीखने को मिला हमको आपके वर्डिंग से। भाई I have got tremendous love for you. You have taken care of your father and you have supported your father like anything. मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा उभरता स्टार करके देख रहा हूँ कटारिया फैमिली का, और आपको ये बोलता हूँ, ये एश्योरेंस देता हूँ परिवार की तरफ से कि जिंदगी में आपको कोई परेशानी आएगी नहीं, और आएगी तो हम सब आपके साथ में हैं। Thank you so much. Continue with your vigor. You are very nice person. Thank you so much अंकल। अंकल एक छोटा सा क्वेश्चन था, if you don't mind। बोलो बोलो, आपने उस टाइम भी बहुत पूछे थे, पूछो। सॉरी सर। एक्चुअली क्या है, आपको जैसे पता होगा, मैंने तो अभी 1.5 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया है पापा के आशीर्वाद से और आप लोगों के आशीर्वाद से। तो उसमें मैंने MSME रजिस्टर्ड किया है, मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है। मैं MSME के थ्रू कैसे बेनिफिट्स ले सकता हूँ, उसका कुछ आइडिया मिल सकता है? मैं ओपन बोल देता हूँ, MSME का बेनिफिट उसको ही मिलेगा अगर वो चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देन यू आर लूजिंग द बेनिफिट ऑफ MSME। पर ये सामने वाले को अगर मालूम नहीं है
और आपने एमएसएमई रजिस्टर करके अगर उसको माल दिया है तो डेफिनेटली अगर उसके ध्यान में नहीं है तो उसको आपको अननोइंगली बेनिफिट मिल सकता है। पर लीगली एमएसएमईडी एक्ट जो है जिसमें 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट मिलना चाहिए कंपलसरी, वो अगर आपको चाहिए तो आपका मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है, ऐसा मेरा नॉलेज बोल रहा है। हो सकता है मैं सारी स्लाइड गलत रहूंगा, पर 99% मैं ये चाह रहा हूं कि आप एमएसएमई का बेनिफिट अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ही ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। If we go for a job work, definitely if you are going for a job work you are eligible, but then you will have to prove in that case that you are getting the things done through job work. Yes. okay. You should get सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री उद्योग आधार करके जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलना चाहिए। वो अगर आपके पास है तो फिर बाकी कोई क्वेश्चन कोई कुछ पूछेगा नहीं, बट यू हैव टू हैव उद्योग आधार इन योर हैंड। थैंक यू अंकल फॉर योर काइंडनेस। आपने थैंक्स नहीं बोलना जी, आपका अधिकार है मेरे ऊपर। थैंक यू। so nice. ओके मुझे लगता है और कोई क्वेश्चन नहीं है। एक धनश्री भाचावत का क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन प्रोवाइडिंग एमएसएमई कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑनलाइन? Fantastic. You are giving your knowledge and getting money is the best business. Using your brain, you are guiding people, you are contributing to GDP of the nation and charging people. This is the fantastic thing you are doing. So you must do it. You must do it. All those who are chartered accountants, all those who are MBAs, they should have one consultancy service online. It is a permanent income given to you without fixed deposit. So what do you want else? अतुल जी, आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन था रविंद्र जी सर का। मैं अभी आमंत्रित करता हूँ सुयेश जी कटारिया मुंबई से, जो कि ये सेशन को थोड़ा समराइज करके आभार प्रदर्शन दे। सुयेश जी। हेलो हेलो। हाँ सुयेश जी आवाज आ रही है जी। रविंद्र सर क्या कहूँ मैं, मतलब आपका हमेशा जब भी मैं स्पीच सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं तुरंत कुछ ना कुछ बिजनेस में स्टार्ट करूं। एक जो वो गूज बम्स आते हैं ना बॉडी पे, वैसे टाइप की फीलिंग हमेशा आपका स्पीच सुनने के बाद आती है। सर आपने डिजिटल एरा के बारे में बताया कि किस तरीके से पूरा बिजनेस मीडियम जो है वो डिजिटली कन्वर्ट हो रहा है। आपने ये बताया कि शॉपिंग एक्सपीरियंस किस तरीके से कन्वीनियंस नाम के फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आपने चेंज योर मॉडस ऑपरेंडी विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कंडीशंस एंड कॉम्पिटिशंस, इस पे जोर दिया। डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आगे वाला फ्यूचर बनने वाला है, बनाने वाले हैं, ये चीजों को आपने बताई। वैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एरा जो आएगा, फॉरवर्ड थिंकिंग ही हमेशा आगे की चाबी होगी। वैसे ही एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज का आपने इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस पर काफी डिटेल में हमें सारी चीजें बताई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अलावा आपने काफी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सिखाई वो है ग्रो टुगेदर वाली फिलॉसफी। आप अपने बिजनेस थॉट शेयर कीजिए और लॉन्ग टर्म सोच के अपने बिजनेस को बढ़ाइए। साथ में बढ़ने में ही भलाई है, अकेले वाला जमाना अब जा चुका है। आइडिया, एक सिंपल आइडिया पे आपने फोकस किया कि आप एक नई आइडिया को गैदर कीजिए, गैदर योर करेज, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी एंड सिंपली गेट स्टार्टेड, दैट्स इट। आपने ड्रॉप शॉपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया दी। सर आपने बिजनेस के हर पहलू पे आपने अपना गौर दिया और हमें बताया कि हर छोटे छोटे प्रोसेस से भी आप कैसे बिजनेस बना सकते हैं।
ऐसी एनर्जेटिक एंड डायनामिक पर्सनालिटी जिन्होंने मट्टी से भी सोना कैसे बनना है ये हमें बताया। ऐसे मिडास टच देने वाले पर्सनालिटी श्री रविंद्र जी कटारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। आपने 1 घंटा हमें इसके लिए गाइड किया, आपने उसमें समय निकाला। रियली थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू। You are like a Sonu Sood personality. सर मैं सुशांत सिंह बोल रहा था। But see, सुशांत सिंह नहीं, सर वो अभी है पर डेफिनेटली ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कटारिया हीरोज के सामने मैं कुछ मेरे विचार व्यक्त कर सका। नितेश जी, राजेंद्र जी, अतुल जी, कीर्ति जी, सबका, सुयश जी, पृथ्वीराज जी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सही में बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ नेक्स्ट जो अपना रहेगा कभी दूसरे किसी का, तो ये हैकिंग के लिए कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी साइट हैक हो चुका और बहुत से लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो इस पे कैसे कर सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स है सर टेक्नोलॉजी के, जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स है, बट डेफिनेटली हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे या तो सिस्को या गूगल में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वी विल चेक आउट ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस एंड देन we'll take the Nitesh ji, decision. you can do it. You are the pillar. Because of you, everything is happening, and we are proud of you. Thank you, sir. You Thank all you. are taking so much effort for Qatarias. This is a contribution which will be remembered forever. And really, you all are really very good, very good. I am so proud that I don't bother about next generation. I know next generation is going to be better than us. So Definitely. we are really proud of all Qatarias. तो So nice of you. कटारिया फाउंडेशन सेफ हैंड्स में है सर। हाँ? कटारिया फाउंडेशन सेफ हैंड्स में है, सुरक्षित हाथों में है सर। आगे 200% सेफ, 300% सेफ। I am so happy. I am so happy. और जो यंग जनरेशन है हमारी, सुयश, अतुल जी, चेतन, प्राक्षी, इन सब को आगे लेके जो है हम तो कम से कम 50 लीडर्स बनाने सर, अपने को 50 यंग लीडर्स बना, कीर्ति, ये सब जो है ना सर नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो अपने को ये लीडर्स बनाने हैं सर, और उसमें आपका गाइडेंस लगेगा आपको। यस यस। और मेरा भी यही मानना है कि जब तक नॉलेज शेयरिंग नहीं होगा सर तब तक काम नहीं चलेगा। वी हैव टू शेयर अवर नॉलेज टू नेक्स्ट जनरेशन, और वही काम में आएगा सबके लिए। तो यूथ ग्रुप एक व्हाट्सएप पे बनाइए और सब यूथ को उसके ऊपर ज्वाइन करवाइए, अच्छा रहेगा। ऑलरेडी हमने बना लिया है, और अब आपको हम उसमें उस ग्रुप में जोड़ने वाले हैं सर। गुड 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 गुड। मैं थोड़ा अपने आप को यंग महसूस करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आप टी शर्ट में आओगे सर। हाँ यस, डन 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 डन, एब्सोल्युटली। और वेरी गुड सर। चलो, थैंक यू ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सभी कटारिया परिवार के सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज के सेशन को ज्वाइन हो गए। ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन के सारे वरिष्ठ मेंबर का भी बहुत आभारी हूँ, और मैं सबसे विनती करूंगा कि ये सेशन और भी आते रहेंगे। कृपया ज्यादा से ज्यादा नंबर में इसमें जुड़े और इसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रविंद्र जी सर, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू नितेश जी। चलिए सर, ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। यस सर, मीटिंग एंड करता हूं मैं। थैंक यू। ओके, हाँ जी सर।